हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी किया था। उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है उसके बाद बेटा एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज का अपना टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बेटा समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे बेटा हम फ्रीज की बात करेंगे आपके दिमाग में तुरंत क्या हो जाएगा, आइस तुरंत आता होगा, ठीक है। तो आइस के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बेटा उसके पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आइस कैसे बनता है इसी को समझ लेंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। बेटा क्या कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, बेटा ये सारे क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, एक टाइप के क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, है बात, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट, हम क्या मान के चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है, एक टेम्परेचर है, ठीक है। इस तरह फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, एक टाइप का टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या होता है बेटा सॉलिड और लिक्विड क्या हो इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि लिक्विड अपना किसके इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड के, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा टेम्परेचर क्या कहलाता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन भी यही होता है, क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज बिकम्स इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेज becomes equilibrium with liquid phase, या liquid phase becomes equilibrium with solid phase, ठीक है। समझ आ नहीं है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होता है लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी बेटा, क्लियर है ये, ठीक है। चलिए फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे बेटा। जैसे अगर क्या है, कोई वाटर है वो किस फॉर्म में है, सपोज करते हैं सॉलिड है, ठीक है। अगर हमको इसको चेंज करना है किसमें, लिक्विड में, वाटर, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, लिक्विड, वो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, यानी कि आइस है उसको किस में चेंज करना है, फिर से वाटर में चेंज करना है। क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, यानी बेटा हम कह सकते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है, इंडोथर्मिक होगा। कितनी बात समझ में आती है, ये बेटा इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो होता है बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस क्या करेंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी। बेटा यहाँ हीट देनी पड़ रही है तभी तो ये चेंज हो रहा है, यानी सिंपल सी बात है कि ये क्या हो रहा है बेटा, जिसको हम हीट दे रहे हैं, यानी हीट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है ये, तो बेटा ये कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है। मैंने ये पॉइंट क्यों समझाया आपको, ठीक है, इसके पीछे रीजन है बेटा, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे तो उसमें हीटिंग एंड कूलिंग आएगा। क्या आएगा वर्ड, हीटिंग एंड कूलिंग, और आइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर ये वर्ड आ जाए तो सपोज करिए बेटा, अगर हम इन केस ऑफ, इसमें दो केस समझाता हूँ मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हीटिंग की। अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम हीटिंग करेंगे, ठीक है, तो हीटिंग में क्या होगा बेटा, जो सॉलिड है इट विल बी चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड चेंज होगा इसमें, लिक्विड में चेंज होगा, और जब बेटा सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है किसका अमाउंट बढ़ेगा, देन क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर हम कह सकते हैं वाटर है, या फिर जो भी क्या वहाँ पे लिक्विड है बिकम्स इंक्रीजेस, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है। बट अगर इसी केस में बेटा हम क्या करें, कूलिंग करें, क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं बेटा। जब कूलिंग करेंगे तो क्या होगा बेटा, लिक्विड किस में चेंज होने लगेगा, सॉलिड में चेंज होने लगेगा। अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ आइस, जो आइस होगा वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये क्वेश्चंस में क्या है, वर्ड के फॉर्म में, ठीक है। अगर कभी भी कूलिंग वर्ड यूज हो रहा है, यानी लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में, और अमाउंट किसका बढ़ेगा, अब आइस का अमाउंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसको अपन जो है आगे सीट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे इसका यूज। ये इतना समझ में आ चुका है बेटा, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, जो अपना टॉपिक है कि सर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, हमको जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं उनमें से हमको किसी को भी अगर समझना है, ठीक है, तो मैंने बताया कि बेटा जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
कैसे आया, हमने किसी जो है एक लिक्विड के अंदर, प्योर लिक्विड के अंदर अपन ने क्या किया था, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी NVS ऐड किया था, ठीक है। उसी तरह से दूसरा अपन ने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी अपन ने क्या किया कि किसी भी एक जो है प्योर लिक्विड के अंदर अपन ने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। ठीक उसी तरह से जैसे एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग हुआ किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आएगा, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या करेंगे, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि अब बात यह है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आपसे पूछे क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम किसी सोल्यूशन में, ध्यान सुनेंगे, जब किसी सोल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है इतना, ठीक है। ऑन एडिंग, यहाँ से इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि ऑन एडिंग इन जो है एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन एनी प्योर सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ होल सॉल्यूशन बिकम्स decreases, the freezing point of whole solution become decreases and it is called as depression in freezing point। क्लियर है। लेकिन बेटा अगर मैं आपको जो है लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ कैसे, तो चलिए सपोज करते हैं मैं आपको समझाने, बेटा इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेंगे इसको, ठीक है। कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझना ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अपने पास क्या था, सपोज करते हैं कि ये प्योर लिक्विड था, अपने पास प्योर लिक्विड ए है, तो बेटा सरफेस पे किसके जो है आपको मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिखाई देंगे, ओनली ए के दिखाई देंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, इसमें अपन ने NVS भी डाल दिया, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या दिया, बी ऐड कर दिया। अब बेटा ये जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या दिखाई देंगे बेटा सरफेस पे, अब ये बन गया क्या, एक टाइप का सोल्यूशन, किसका है ये, A+B का है। अब सरफेस पे बेटा A भी होगा और B भी होगा, यहाँ A है, B है, फिर क्या है, A है, B है, तो A और B क्या करेंगे बेटा, दोनों दिखाई देंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है, ठीक है। तो पहले क्या था बेटा, ये तो जो है वोलेटाइल था, यानी अब क्या था, पहले सिंपल सी बात है, ध्यान समझेंगे, ठीक है। बेटा इसमें क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, समझेंगे इस चीज़ को। बेटा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज़्यादा था, ये क्या थे बेटा, पास पास थे, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, अब ये दूर दूर है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा अब क्या हो गया, थोड़ा सा कम। अब बेटा ये क्या है, दूर दूर है। अब बेटा कोई भी चीज़ दूर दूर है, उसको पास लाने के लिए, ठीक है, कहते हैं कि कोई चीज़ जो है पास लानी हो, काफ़ी ज़्यादा क्लोज करनी, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बेटा कम करेंगे, और टेम्परेचर को कम करना यानी कि क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे और क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट पे आते जाएंगे। क्लियर है ये, यानी टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, अब घटाना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ने टेम्परेचर को बढ़ाना, फ्रीजिंग पॉइंट ने टेम्परेचर को घटाना, ठीक है। वेपर प्रेशर जान ही रहे हैं, कम करना, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब इनको बेटा पास में लाने के लिए, यानी अभी दूर दूर हो गए हैं, दूर दूर हैं, पास पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, ठंडा मौसम क्रिएट करेंगे, ताकि वो क्या, जैसे होता नहीं हम लोग ठंडियों में क्या होता है बेटा, सिकुड़ने लगते हैं, ठंडी लगने लगती है, तो ऐसे इनके अंदर भी होता है। जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये क्या होंगे बेटा, पास पास आने लगेंगे, और जब पास पास आएंगे तो वही टेम्परेचर क्या होने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या है, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा ये समझ में आया नहीं आया, ओके है, क्योंकि दूरियां बढ़ जाती हैं, इसे पास में लाने के लिए हमको क्या पड़ेगा, टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, ठीक है। वही क्या है, डिप्रेशन, पहले जितना रहा होगा उससे और कम करना पड़ेगा, वही क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। क्लियर है इतना बेटा, ये तो हो गया अपना क्या, एक लॉजिकल तरीका हो गया समझने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूं कि अपन जो है किसी ग्राफिकल तरीके से समझने की, तो चलिए बेटा इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखवा दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, फ्रीजिंग पॉइंट समझा दिए। अब इसका है ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू बेटा, ग्राफिकल व्यू की चलिए बात कर लेते हैं कि ग्राफिकल व्यू में, ठीक है बेटा, अगर हम बात ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, ठीक है बेटा, एक अपने पास ले लेता हूँ मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर, ओके है क्या, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, ये ग्राफ अपना किसका है, ये वाली लाइन किसकी आ रही है, टेम्परेचर की, ठीक है। मैं यहाँ पे दो ग्राफ बनाऊँगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक ग्राफ मैंने यहाँ से यहाँ बनाया और फिर इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, ये बेटा वेपर प्रेशर की लाइन है, ठीक है। ये ग्राफ है सॉलिड के लिए और ये ग्राफ है लिक्विड के लिए। बेटा सॉलिड के लिए हो या लिक्विड हो, दोनों के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा तो कैसा, कर्वेचर में ही।
आ रही बात समझ में? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, ठीक है, कि सर सॉलिड का नीचे है और लिक्विड का ऊपर है, क्यों बेटा? सिंपल सी बात है, ठीक है, कि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या कम होगा और लिक्विड का क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब चलिए, अब बेटा बात करेंगे हम लोग इसकी कि जब हम क्या करेंगे, नॉन मोलेटाइल सॉल्यूट हम जैसे डालेंगे तो इस पर क्या है, यहाँ पे जैसे लिक्विड है, ठीक है, तो यहाँ बेटा अपने पास जो टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे लिक्विड का ग्राफ है, ये अपना मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है ये समझ लेंगे क्या, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। और प्योर है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मान लिया कि ये जो टेम्परेचर है वो कितना है, T0F है, प्योर है तो ये, और ये क्या है, फ्यूजन, F फॉर फ्रीजिंग नहीं बेटा, क्या है ये, फ्यूजन, टेम्परेचर किसका है, फ्यूजन का है, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या होती है, अगर जो है मतलब लिक्विड से उसमें बदल रही है तो सॉलिड में, तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अपने को क्या करना है, जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर क्या होगा, हर पॉइंट पे होने लगेगा कम, आ रही बस में, क्या होगा, कम। और ये जो बेटा यहाँ पर है इससे टेम्परेचर अपना क्या आएगा, कम, यानी सिंपल सी बात है कि अब क्या होगा बेटा, टेम्परेचर ये होने लगेगा कम, वो भी कितना, हर पॉइंट पे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। हर पॉइंट पे ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर इतना है तो यहाँ इतना रहेगा, यहाँ पे इतना तो यहाँ पे इतना, हर जगह पे ऐसे कम होने लगेगा, ठीक है। और कम होते होते इसी तरह से यहाँ पे अपना यहाँ आ जाएगा। और ये किसका है बेटा, ये जो दूसरा ग्राफ बना है ये किसके लिए है, ये अपना सोल्यूशन के लिए, किसके लिए है, ये सोल्यूशन के लिए। तो सोल्यूशन का मान लिया कितना बेटा, सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल है या प्योर नहीं है, इसको मान लिया अपन ने TF, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वही बेटा क्या है, डेल्टा TF है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब क्या है कि जैसे हम इसकी बात करें, ठीक है, इससे अपन इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो ये कैसे बनेगा, डेल्टा TF इक्वल टू बेटा ज़्यादा क्या है इसमें, T0F, तो T0F माइनस हो जाएगा क्या, TF। तो ये अपना एक पहला फार्मूला यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF हो जाएगा, ठीक है, T0F माइनस TF। ये समझ में आ चुका है ग्राफ, ठीक है। उसके बाद जो है अब बात करेंगे इसके थोड़ा सा आगे कि सर ये तो हो गया ग्राफिकल व्यू, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक व्यू और दे सकता हूँ जिससे हम प्रूफ कर सकें कि जो बेटा T0F है वह TF से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको थर्मोडायनेमिक्स से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, बेटा इसका भी अपन रोल करेंगे, याद रहेगा ना क्या क्या चीज़ें हैं। डेल्टा T0F क्या, जैसे बेटा बॉइलिंग का था वैसे डेल्टा T0F क्या है कि ये है जो है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सोल्यूशन का। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। हम चाहें बेटा इसको थर्मोडायनेमिक्स से भी प्रूफ कर सकते हैं, देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स व्यू, बेटा थर्मोडायनेमिक व्यू से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। बेटा थर्मोडायनेमिक की बात करें तो बेटा सिंपल सी बात है, हम वही ले जाएंगे एंट्रोपी, जैसे उसमें देखा था अपन ने एंट्रोपी एस की बात कर लें। बेटा एंट्रोपी अपने पास यहाँ 3 टाइप की होगी, कौन कौन सी, एक एंट्रोपी अपने पास किसकी है, सॉल्वेंट की। दूसरी एंट्रोपी किसकी अपने पास, सोल्यूशन की, सोल्यूशन की। बेटा एक और एंट्रोपी है, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट था, सोल्यूशन था और वहाँ पे क्या था अपने पास, वेपर था। लेकिन यहाँ पे हम बेटा फ्रीजिंग की बात करें तो अपने पास वेपर नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, सॉलिड रहेगा। क्लियर है, ये इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं एंट्रोपी को ग्राफ ड्रा करने के बोलूँ, अब मैं बोलूँ बेटा ये जो है एंट्रोपी की अपनी लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 लाइनें बना दी, 1 2 3, 3 लाइनें ड्रा कर दी हैं। अब मैं पूछूं बताइए बेटा किसकी सबसे कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्या लगता है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा किस में होंगे, सोल्यूशन में होंगे। यानी कि ये एस क्या है बेटा, ये वाला लाइन शो करेगा एंट्रोपी ऑफ दी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। उससे कम एंट्रोपी किसकी होगी, उसके बाद कम कौन सा आएगा, ऐसा आएगा किसका, सॉल्वेंट का आएगा, ठीक है। और सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी, सॉलिड की। तो एंट्रोपी किसकी सबसे कम होगी, सॉलिड वाले की सबसे ज़्यादा कम होगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, सोल्यूशन वाले की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सॉलिड से सोल्यूशन के बीच में, तो ये क्या हो गया अपना यहाँ पे आता है डेल्टा एस ऑफ द किसका, सोल्यूशन का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर डिफरेंस निकाल लें कि सॉलिड और सॉल्वेंट में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, डेल्टा एस किसका है, ये सॉल्वेंट का है। क्लियर है, ठीक है।
अब आप बेटा जो है ये समझ में आ चुका है। अब देखिए, अब एंट्रोपिक फार्मूला जानते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो अगर हम एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं किसके लिए, सोल्यूशन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, हीट ऑफ डेल्टा एच ऑफ किसके लिखें, फ्यूज़न के लिए लिखेंगे। बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्यूज़न का लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा एच हीट ऑफ फ्यूज़न है ये, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूज़न। उसके बाद क्या करेंगे, हीट ऑफ फ्यूज़न को डिवाइड करेंगे किससे, टेम्परेचर से, लेकिन कौन सा रहेगा बेटा, अगर ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के लिए अपन कौन सा टेम्परेचर लेते हैं, याद करिए, सोल्यूशन के लिए अपन क्या लेते हैं, TF, यहाँ क्या रखेंगे, TF लिया जाएगा। और इसी तरह से डेल्टा एस किसको लेंगे बेटा, अगर हम सॉल्वेंट का निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूज़न को डिवाइड किया जाएगा किससे, ठीक है, सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या था, T0F था, ठीक है। और इस डायग्राम से बेटा एकदम क्लियर है, इस ग्राफ से क्लियर है दैट डेल्टा एस ऑफ द सोल्यूशन क्या है, ज़्यादा है बेटा, डेल्टा एफ ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा है तो TF क्या होगा, TF बेटा क्या हो जाएगा, कम, और डेल्टा एस सॉल्वेंट क्या है, कम है, तो ये ज़्यादा, यानी कि बेटा यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि इस केस में डेल्टा जो TF होगा, डेल्टा TF बिकम्स ग्रेटर देन दी TF। क्लियर है ये। तो मैंने बेटा 3 व्यू बता दिए आपको, एक जो है अपन लॉजिकल तरीके से देख लिए थे, ठीक है, दूसरा मैंने ग्राफिकल तरीके से समझा दिया कि डिप्रेशन होगा क्यों, ठीक है, और तीसरा तरीका मैंने आपको थर्मोडायनेमिक व्यू से समझा दिया है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए बेटा इतना समझ में आ चुका है। इसके बाद चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं, इतना बेटा आप नोट कर लेंगे, इसके आगे चलते हैं हम। बेटा अगर हम बात करें इसको, ठीक है, ठीक जैसे अपन ने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है। सभी जानते हैं बेटा जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वह सारे के सारे क्या होते हैं, डायरेक्टली होते हैं किसके, मोलैलिटी के, यानी कि डेल्टा जो TF होगा ये भी क्या होगा बेटा, डायरेक्टली होगा किसके, मोलैलिटी के। डायरेक्टली का बेटा जैसे आप साइन हटाएंगे तुरंत क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, वहाँ पे बॉइलिंग था इसलिए KB लिखे थे, यहाँ फ्रीजिंग है तो यहाँ पे F लिखेंगे, फ्यूजन है, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे M। लेकिन याद रखेंगे एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे I से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अपना एक स्पेशल फॉर्मूला फिर से बन के तैयार है। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। बेटा यहाँ पे KF क्या है, ठीक है, बात करेंगे अबाउट KF, ठीक है, KF यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। बेटा जो KF है वहाँ पे क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ क्या है, मोलर, वहाँ एलिवेशन था, यहाँ क्या हो रहा है, डिप्रेशन, यानी यहाँ ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्लियर है ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, क्लियर है ये। आगे मोलर, जैसे वहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक अलग नाम था ब्यूलियोस्कोपिक, वैसे ही बेटा इसका भी एक और नाम होता है, इसे कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी ये जाना जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। बेटा जैसे कि वहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते थे KF को, उसी तरह से अपन यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको बेटा इसकी डिफिनीशन पूछ लेता है जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हम क्या करें, I इक्वल टू बेटा कितना मान लें, 1, I इक्वल टू 1 कब लेते हैं, जब ना तो एसोसिएशन हो और ना ही क्या हो, डिसोसिएशन हो, या फिर वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो, तो I कितना होगा, 1 होगा। और अगर हम M कितना मान लें बेटा यहाँ पे 1 ले लें, तो यानी कि KF किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा TF के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस केस में हम क्या कह सकेंगे, यानी कि KF क्या होता है, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ध्यान सुनेंगे, इट इज द, जैसे KF पूछ ले तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फॉर 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर सोल्यूशन कितना 1 मोलर हो तो ये जो है कितना हो जाएगा, ठीक है, KF किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा TF के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। समझ में आ चुका है, ठीक है। बेटा जैसे वहाँ पर हम लोग KF को कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेशल फार्मूले से, वैसे यहाँ KF का मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने बेटा, KF इक्वल टू था, याद है, R इंटू डेल्टा TB था, यहाँ डेल्टा TF रखेंगे होल इंटू क्या कर देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे कितने से बेटा, 1000 इंटू, वहाँ हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेते थे, यहाँ हीट ऑफ क्या लिया जाएगा बेटा, फ्यूजन लिया जाएगा। यह स्पेशल फार्मूला है, लेकिन जहाँ तक है बेटा इसका यूज़ अपने पास नहीं है, ठीक है। हाँ, बस अपने लिए जो कांस्टेंट है वैसे वो हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होता है, ठीक है। और सच बात है बेटा, जैसे आपको KF अगर कैलकुलेट करना होगा तो मोस्टली हम इस फॉर्मूले को, एक ये वाला फार्मूला नंबर 2 और एक अभी फार्मूला मैंने लिखा था
जो फॉर्मूला एक और लिखा था मैंने, ठीक है, वो शायद इरेज कर दिया मैंने, अभी लिखा था डेल्टा टी एफ इक्वल टू, क्या लिखा था, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। एक अपन इस फार्मूले को बेटा मेनली यही दो फार्मूला अपन यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों के सिवाय जो है तीसरा ये वाला फार्मूला अपने यूज में जल्दी आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें कि सर अगर वाटर के लिए, बेटा वाटर के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो वाटर के केस में भी पॉसिबल हमको क्या करना पड़े, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको बेटा हम याद रखेंगे हमेशा, जैसे उसमें कैलकुलेशन था इसके अंदर के एफ फॉर वाटर आप याद रखेंगे। के एफ फॉर किसके लिए है बेटा, वाटर के लिए होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये बेटा याद रखना है आपको, ठीक है। उसमें कितना दिया था 0.52 था, अगर के भी पूछेगा वाटर के लिए कितना होता है 0.52 और के एफ के लिए कितना रखेंगे 1.86 वैल्यू रख देंगे और जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये? तो बेटा सिंपल सी बात थी, आपने ये चीज़ देखा, जैसे ये लेक्चर है, ठीक है, अपने को बहुत ज़्यादा ब्रॉड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसी न किसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बस यहाँ पे एक नॉर्मल सा चेंज आया हुआ है और एक वहाँ पे सॉलिड का चेंज आया। बाकी आप देख सकते हैं बेटा जितने फॉर्मूले थे वहाँ पे बेटा यहाँ डेल्टा टी भी था, यहाँ डेल्टा टी एफ है, वहाँ के भी था, यहाँ के एफ है, ठीक है। इसी तरह से इस फॉर्मूले में भी आप चेक कर सकते हैं, ये बेटा लगभग हर चीज़ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। तो बेटा आगे बात समझ में, तो बेटा इससे जो रिलेटेड क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेटा आज का लेक्चर जो है बस इतना ही रहेगा। थैंक यू बेटा।